हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड डिसऑर्डर ड्रग्स। अगर मैं बात करूँ, ये आपका यूनिट कंबाइन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ में, लेकिन इसमें और ब्लड में आप जब देखोगे तो एकदम डिफरेंस है। मतलब कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग से बताती हूँ। जो आपके ड्रग्स यूज्ड हैं ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के और ब्लड डिसऑर्डर्स के साथ में दे रखे हैं, तो जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं सिलेबस में दोनों के साथ में दे रखे हैं। लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने अलग डिस्कस कर रहा है कार्डियोवास्कुलर का। सेम इस ब्लड में भी हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ब्लड डिसऑर्डर्स की पार्ट 1 वीडियो होने जा रही है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेमाटेनिक्स को, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया को, कोगुलेंट्स को और एंटीकोगुलेंट ड्रग्स को। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम लोग एंटी प्लेटलेट को, थ्रोम्बोलिटिक को और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स को। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ हेमाटेनिक्स। अगर मैं बात करूँ हेमाटेनिक्स का मतलब क्या होता है, ये आपकी बॉडी में इम्प्रूव करेगा क्वालिटी और क्वांटिटी किसका, हीमोग्लोबिन का और आरबीसी का। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वो एजेंट्स जो आपके फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में यूज़ होता है और वो आपके जो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं किसके, अनीमिया में। A condition in which blood lacks healthy RBC और hemoglobin is known as anemia। आपको ये बात पता है, जब आपकी बॉडी में insufficient अमाउंट में RBC होगा या फिर हीमोग्लोबिन होगा, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनीमिया। हीमोग्लोबिन के मेजर पार्ट अगर मैं बात करूँ RBC में होता है, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करता है, फिर आपके पूरे ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफ़र होता है हर एक सेल टिश्यूज़ तक, जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन जानते हैं। ऑक्सीजन सेल को देता है, सेल से लेते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में वो आपके बाहर रिमूव कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर मैं बात करूं तो अगर एबनॉर्मल है या लो है तो वो कंडीशन डेवलप हो रही है अनीमिया की। अनीमिया आपकी तब जनरली होगी जब आपके पास डिफिशियंसी होगी आयरन की, फॉलिक एसिड की और आपकी विटामिन B12 की। अब हम डिस्कस करेंगे एक को, मतलब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा आयरन। आयरन अगर मैं बात करूँ हेल्दी एडल्ट में 3.5 ग्राम आयरन होना चाहिए, मतलब कि 2 से 2/3 फाउंड होता है ब्लड में, मतलब कि इतना पाया जाता है आपके खून में। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो आपके बोन मैरो में, स्प्लीन में, मसल्स में और एज अ फेरेंटिन आपका पाया जाता है और आपका हिमोसिडेरिन पाया जाता है। एक क्वेश्चन था एमसीक्यू का जो लास्ट टू लास्ट पीवाईक्यू में आया हुआ था कि आयरन कितना ब्लड में होता है और रेस्ट ओवर में आप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो बोन मैरो, स्प्लीन, मसल्स में होता है, इसलिए इसको मैंने अलग से मार्क करके रखा है। जो आयरन होता है वो आपका रिलीज तब होता है जब आपके आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। जब आप मतलब कि जब आप डिस्ट्रक्ट करोगे तब आपका होगा आयरन का प्रोडक्शन। अराउंड अगर आप देखोगे 3 × 10⁻⁶ आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं हर एक सेकेंड पे। उसके रीयूटिलाइज करते हैं हम लोग उसके प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के। जो हेल्दी ह्यूमन एडल्ट होता है उसको कितनी डाइट लगती है आयरन की पर डे पे, तो उसकी 10 से 15 mg आयरन पर डे होनी चाहिए रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अब क्या आता है आयरन थेरेपी। आयरन थेरेपी कभी कभी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ जाता है, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में। जब आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तब हम लोगों को आयरन थेरेपी की नीड होती है। अप्रॉक्सीमेट 25 mg आयरन की ज़रूरत होती है हर एक दिन, जिससे हम लोग हीमोग्लोबिन को इंक्रीज कर सकें 1% पर दिन पे। मतलब कि आप खुद देखो कि आपके बॉडी रिक्वायरमेंट है 10 से 15 mg, लेकिन हमने 25 mg इसीलिए रखा क्योंकि अगर हम लोग उसको एकदम से नहीं बढ़ाएंगे तो हीमोग्लोबिन का इंक्रीज नहीं हो पाएगा 1% पर डे पे। और अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ओरल थेरेपी करेंगे तो हम लोगों को 30% आयरन को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। अगर हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे तो एलिमेंटल आयरन हम लोगों का 180 mg होना चाहिए। आयरन थेरेपी में मेन आपको यही पता होना चाहिए कि कैसे, कितना और कब, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आयरन प्रिपरेशन की, जिससे हम लोग अनीमिया कंडीशन को ट्रीट कर सके, तो हम लोग आयरन को 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं। पहला आपका आता है ओरल, जिसमें हम लोग ओरल रूट को प्रेफर करते हैं। फिर आपका आता है पेरेंटल, जिसमें हम लोग थ्रू द इंजेक्शंस
एडमिनिस्टर करते हैं। अगर मैं बात करूँ ओरल आयरन प्रिपरेशन की, तो ये मोस्ट कॉमन और एक परफेक्ट प्रेफर्ड रूट होता है आयरन थेरेपी के लिए। इसमें हम लोग फेरस सॉल्ट को मतलब कि जिसमें हाई आयरन कंटेंट होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। और ये आप किस फॉर्म में यूज़ करते हो, तो ये आप एज अ टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हो। साथ में जो इसका सॉल्यूशन है वो आपकी टीथ में स्टेन्स भी देता है। अगर मैं बात करूँ इसके डोज की, या फिर आप देखोगे कि कौन सा आप दे रहे हो, मतलब कौन सा सॉल्ट ले रहे हो, उसका कितना डोज है, तो वो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मेनली आपको 2 से 3 तो याद ही होने चाहिए। जैसे कि मोस्ट कॉमनली आपका फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड यूज़ होता है, जो कि आपका 0.3 ग्राम में आप लेते हो। फिर आपका फेरस ग्लूकोनेट होता है, जो कि 0.6 ग्राम रहता है, और फेरस फ्यूमरेट आपका 0.2 ग्राम रहता है। जितना स्लो रिलीज होगा उतना ही आपका आयरन फॉर्मुलेशन चिलेटेड अवेलेबल रहेगा। ये सारा आपका एक चीज़ और कॉज करता है, जिससे आपका जीआई फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है, अपसेट हो जाती है। इसीलिए हम लोग वो कोशिश करते हैं कि इसको एडल्ट को ही प्रोवाइड करें। अगर इसको हाई डोज पे प्रोवाइड करेंगे तो ये आगे चल के आपकी बॉडी में हीमोसाइड्रोसिस भी कर सकता है। मतलब कि है कि आपके में आयरन इधर उधर बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। इधर उधर का कहने का मतलब है अदर देन ब्लड, दैट मीन्स बोन मैरो में, स्प्लीन में और मसल्स में। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब है कि इसमें हम लोग पेरेंट्रल रूट का करेंगे, और इसमें हम लोगों को कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना होता है। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद करना होगा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डोज, दैट इज mg इज इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन kg। मतलब कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है जिसको देना है, उसका वेट लिखेंगे, वेट आपका kg में होना चाहिए। कितना हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट है उसको ग्राम में लिखना है, फिर उसको डिवाइड करना है 100 ml ऑफ ब्लड से। जो आपका टोटल डोज आएगा उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और पेरेंट्रल में आपका 2 रूट माना जाता है। पहला आपका आता है इंट्रामस्कुलर, मतलब कि IM, फिर इंट्रावेनस मतलब कि IV। इंट्रामस्कुलर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंजेक्शन यूज़ करता है आयरन डेक्स्ट्रान का, जिसको हम लोग एफेरॉन भी कहते हैं। ये आपका कॉमनली यूज होता है, और इसमें आपका 50 mg पर ml रहता है। एलिमेंटल आयरन आपका 50 mg पर ml रहेगा, और इसको हम लोग एक दिन में 1 से 4 ml डोज को एडमिनिस्टर करना होता है हम लोगों को थ्रू IM। और IM में हम लोग कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो जेट्रैक मेथड यूज़ करते हैं। टेक्निक या मेथड आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको IM के साइट पता है, IM इंजेक्शन कैसे देते हैं, एंगल भी पता है, 90 डिग्री पे देते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए जो हम लोग आयरन ले रहे हैं वो हम लोग 50 mg पर ml एलिमेंटल आयरन होगा, और हमें दिन में 1 से 4 ml डोज को प्रोवाइड करना है पेशेंट में। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूँ इंट्रावेनस की, तो इसमें भी हम लोग आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसे कि IM रहेगा, बस फर्क इतना है इसका रूट इंट्रावेनस रहेगा। अगर मैं बात करूँ इसमें आपकी लिमिटेड हो जाएगी फर्स्ट डोज की, मतलब कि जो फर्स्ट डोज होगा वो आपका 25 mg का जाएगा। फिर धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज़ करोगे हर एक दिन पे 100 mg का। तब आप इसको इंक्रीज़ करोगे, तब आप ग्रेजुअली इंट्रावेनस प्रोवाइड करोगे पर्सन को। तो आयरन थेरेपी जो ओरल पेरेंट्रल है वो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट आपका आता है फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। तो फोलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बिलोंग करता है B कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन्स के। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपके बॉडी में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। तो आपको अराउंड 50 टू 100 mcg फॉलिक की रिक्वायरमेंट होती है एज अ हेल्दी एडल्ट में, और 2 mcg की रिक्वायरमेंट होती है जब आपका प्रेग्नेंट होते हो। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो फॉलिक एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जब टेस्ट करा जाता है फॉलिक एसिड कम होता है तो बाद में हम लोग सप्लीमेंट्स भी इसीलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे आगे फिटस को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं बात करूँ फोलिक एसिड आपको ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर में पाया जाता है। ये आपका ट्रीट करता है मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक अनीमिया को। इंडिकेशंस क्या है, कब कब आप फॉलिक एसिड को यूज़ करोगे, और कब कब ये ट्रीट करता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को। कभी भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तब, कभी भी आप प्रेगनेंसी वुमेन में हो, प्रेग्नेंट टाइम पे हो, प्रेगनेंसी वुमेन है तब, और या इन्फेंट या चाइल्डहुड को ये अनीमिया हो गया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो गया तब, जो पर्सन अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर उनको लीवर डिजीज़ है तब, या फिर आपको कोई भी आपकी कोलियक डिजीज़ है, या फिर आपको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तब हम लोग लेते हैं।
आपको सर्टेन मैलिग्नेंट कंडीशंस में भी लेते हो। अगर आपका कोई केस है जिसमें आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो आपकी बोन मैरो फंक्शनिंग को, तब आपको फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट होता है। कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी एग्रेनुलोसाइटोसिस हो रही है, तब आप लेते हो। तो ये सारे आपके इंडिकेशंस जब आपको फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। मेन आपका क्या, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को ट्रीट करने के लिए आप फॉलिक एसिड को लेते हो। फिर आपका आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर आपने मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को नहीं डायग्नोस्ट करा, फिर आपके में डेवलप हो सकता है पर्निशियस अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया। इसको प्रिपेयर करने की अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग इसको एज अ टैबलेट फॉर्म में देते हैं, और इसको कोई और साथ में विटामिन के देते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात मैं बताऊं तो उनको फॉलिक एसिड और विटामिन बहुत प्रोवाइड करी जाती है एज अ सप्लीमेंट, कि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। टैबलेट अगर रहेगा तो 0.1, 0.4 या 0.8 या फिर 1 mg में रहेगा, जिसमें आपका जो एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रोल ग्लूटामिक एसिड, ये आपका प्रेजेंट होगा। और अगर आप इंजेक्शन लोगे, अगर कभी भी आप गायनी वार्ड जाओगे तो आप कभी ध्यान रखना, गायनी वार्ड में एक दिन में एक आयरन बॉटल तो वुमेन को लग रही होती है। प्रेग्नेंट वुमेन की मैं बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है इंडिया में, क्यों डाइट्री इतनी कम रखी गई है। फिर अगर मैं बात करूँ, जब फॉर्मुलेट रहेगा तो उसमें एक्वस सॉल्यूशन रहेगा सोडियम सॉल्ट का, और आपका एसिड होगा, उस एसिड का नाम है पेट्रोल ग्लूटामिक एसिड। अब आप इसको जब IM इंजेक्शन दोगे तब आप इसको एज अ मार्केट नेम में आप दोगे तो उसका होता है ल्यूकोवोरिन कैल्शियम के नाम से। तो इससे आप ट्रीट कर सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फिर आपका आता है विटामिन B12। इसके डेफिशिएंसी से भी अनीमिया कॉज हो सकता है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी रेंज में हम लोग नेचुरल और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स को ग्रुप करा गया है कोबालामिन फैमिलीज़ के लिए, जिसमें से एक आपका आता है साइनोकोबालामिन, जो आपका विटामिन B12 होता है। अगर विटामिन B12 ए का नाम पूछा जाए तो वो आपका हाइड्रोक्सीकोबालामिन होता है। यह आपके बहुत ही बेनिफिशियल है, और अगर ये आपकी बॉडी में कम है तो वो आपकी बॉडी में पर्निशियस अनीमिया कॉज करेगा। उसी को हम लोग एडिशियन एनीमिया डिजीज़ भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B12 के सोर्स क्या हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स इसका विटामिन ही है। ये आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये ह्यूमन में मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसमें पाया जाता है, और ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है इतनी जल्दी थ्रू द फीकल। अगर मैं बात करूँ इसका इंटेक की, तो आप इसको फर्दर बाहर से डाइटरी इंटेक में बढ़ा सकते हो। अराउंड आपको 0.6 to 1.2 mcg लेना होता है विटामिन B12 का हर एक दिन के, हम लोग बता रहे हैं। मेनली आपका ये स्टोर्ड लीवर में होता है। एज एन एडल्ट कितना स्टोर्ड हो रहा है, तो आपका अराउंड 5 mg स्टोर्ड होगा। लेकिन कोबालामिन आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको ये ऑर्गन मीट से मिल जाएगा, लाम में मिल जाएगा, बीफ लीवर में मिल जाएगी, किडनी में मिल जाएगा, हार्ट में मिल जाएगा, यहाँ तक एग की योक में होगा, फिश में होगा, और अदर टाइप ऑफ चीज़ में भी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंडिकेशंस की, तो कब कब आप लोगे? तो जब आपकी कंडीशन पर्निशियस अनीमिया की होगी तब आप लोगे। जब आपकी डेफिशिएंसी होगी विटामिन B12 की, उसको ठीक करने के लिए आप लोगे। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और साथ में वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके कोई भी कोलन में डिजीज़ है उसकी वजह से, तब माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा। तब में आपको बॉडी को विटामिन B12 बाहर से देना होगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जब आपने हाई डोज दे दिया विटामिन B12 का और वो पेशेंट में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया था, तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है। ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी हम लोगों को देना पड़ता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कोई भी एज डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें विटामिन B12 की थेरेपी देनी होती है, तब भी हम लोग बाहर से प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशन क्या है? तो अगर मैं बात करूँ, जिसको भी पेशेंट को एलर्जी होती है साइनोकोबालामिन से, उसको हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। साथ में अगर प्रेग्नेंट वुमेन तो उसमें हम लोग चेक करेंगे तब देंगे। कोई भी पल्मोनरी इलनेस है तब हम लोग नहीं देंगे। और एब्जॉर्प्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप पेशेंट में हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल है, या फिर कोई सेडेटिव्स ले रहा है, या कोई ड्रग है क्या कोई ले रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर बात है कि प्रिपरेशन या डोज की, तो
सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसको हम लोग आईवी नहीं देते हैं, इसको टैबलेट, सिरप या फिर हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में देखते हैं। मेनली इसमें हम लोग इंजेक्शन जो होता है इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस देते हैं, इंट्रावस्कुलर नहीं देते हैं। और इसमें इंट्रावस्कुलर क्यों नहीं देते, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, इसको हम लोग अलग से एक शॉर्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोगों को इंजेक्शन में प्रोवाइड करना होता है, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन होता है रेड कलर का, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट देते हैं। इससे हम लोग ट्रीट करेंगे और जो कंसंट्रेशन होगा विटामिन B12 का वो आपके प्लाज्मा में विदिन ऑफ 30 डेज सेम आ जाएगा जो हम लोगों ने प्रोवाइड करा होता है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं अनीमिया को। और ये वही सारे आपके रिक्वायरमेंट, वही सारे एजेंट्स आते हैं, वही सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, हेमेटेनिक्स मेंटेन कर रहे हो, जो कि आपकी इम्प्रूव करती है क्वालिटी और क्वांटिटी को। नेक्स्ट आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेन आपका ESA आता है, जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट, जो आपको स्टिमुलेट करता है आपकी बॉडी में कि ये हार्मोन होता है, इससे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे से हो सके इरिथ्रोसाइट्स के। और अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग बाहर से इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उस इंजेक्शन का नाम है इपोइटिन। वो क्या करता है, प्रोडक्शन कराता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का, जिससे इंक्रीज हो जाता है RBC का प्रोडक्शन। लेकिन इसमें आपके टाइप्स ऑफ एनीमिया के बेसिस पे आपका डिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको पता है कि आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो ये आपके किसकी वजह से होती है, आयरन की वजह से होती है। इसके ट्रीट करने के लिए आपको बाहर से आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन में जैसे कि फॉलिक एसिड का है या विटामिन D डेफिशिएंसी है या इनकी वजह से होगा तो हम लोग बाहर से प्रोवाइड करते हैं। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशन है उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग थेरापेटिक का यूज़ करके उस कंडीशन को ट्रीट आउट करते हैं। फिर आता है एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया का मतलब क्या होता है, आपके बोन मैरो नहीं उतना कैपेबल है कि वो बना सके। इस समय में हम लोग ब्लड का इन्फ्यूजन बढ़ा देते हैं, जिससे RBC आपके बॉडी में मेंटेन रहे। जो अनीमिया आपको बोन मैरो डिजीज़ की वजह से हो रहा है, तो उसमें हम लोग कोई भी ऐसे ड्रग्स, ऐसे थेरेपी का यूज़ करते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे बोन मैरो आपका ठीक रहे और आपके वो अनीमिया वाली डिजीजेस ठीक हो जाए। हीमोलिटिक अनीमिया, इस समय क्या होता है, आपके ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है खुद की RBC पे। तो उसके लिए हम लोगों को उसको ठीक करना होता है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस का यूज़ करना होता है, जिससे आपका इम्यून सप्रेस हो जाए और वो मेडिकेशंस प्रोवाइड करो जिससे आपको ट्रीट कर सको अनीमिया को। फिर आपका आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो नॉर्मल आपका शेप होता है RBC का, वो कैसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, जिससे बाइंडिंग बहुत कम हो जाती है ऑक्सीजन की। फिर पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आगे चल के ये ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में हम लोगों को ऑक्सीजन, एनाल्जेसिक, ओरल और IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करने होते हैं, जिससे हम लोग ट्रीट कर सके सिकल सेल को। फिर आपका आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, बट इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करके या फिर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करके या मेडिकेशन प्रोवाइड करके जितना हो सके उतना हम लोग ट्रीट करें अनीमिया को। अगर आपके एग्जाम में ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप अनीमिया की डेफिनेशन लिखेंगे, एटियोलॉजी लिखेंगे अनीमिया की, उसके बाद में आप टाइप्स ऑफ अनीमिया लिखेंगे, उसके बाद में हर एक टाइप के बाद लिखेंगे कि कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। एट लास्ट अगर आप रोल ऑफ नर्स लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रोल ऑफ नर्स हर एक क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपका वो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक को, हमारे थर्ड टॉपिक को, दैट इज़ कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कोगुलेंट्स की। कोगुलेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड को कोगुलेट करते हैं, मतलब कि जमा देते हैं, हेमरेजिक कंडीशन कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोगुलेंट्स। इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कोगुलेंट्स की ज़रूरत क्या, हमारा ब्लड तो ऐसे ही जम जाता है। ऐसे ऐसी कोई कंडीशंस हो जाती है जब आपका ब्लड नहीं क्लॉट हो पाता है, या फिर आपकी कोई डिजीज़ कंडीशन हो गई, या फिर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई जिसकी वजह से क्लॉट नहीं हो पा रहा है,
तब हम लोग पेशेंट को कोगुलेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो मतलब कि बॉडी कोगुलेट कर सके। तो ये इसमें अगर क्लासिफिकेशन का आएगा तो इसमें दो आता है, एक विटामिन K1 का, एक आता है मिससेलेनियस का। विटामिन K1 में आपके दो डिवाइड होते हैं, एक होता है K1 जो आपको प्लांट से मिलता है और ये फैट सॉल्युबल होते हैं, जिसका एग्जांपल है फाइलोक्विनोन। K3 आपका सिंथेटिक होता है, आप इसको बनाते हो, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। मिससेलेनियस में आपका आएगा फिब्रिनोजन जो कि आपको ह्यूमन से मिलेगा, ड्यूटेन होगा, फिर आपके अदर फैक्टर्स भी आएंगे। अब मैं बात करूंगी सबसे पहले विटामिन के की। तो विटामिन के आपका मेजर पार्ट करता है ब्लड कोगुलेशन में, और ये आपके ट्रीट करता है हेमरेजिक कंडीशंस को। जब आपका ब्लड प्लाज्मा इमीडिएट इफेक्ट के बाद एंडोजीनस कोगुलेशन फैक्टर को रिक्वायरमेंट होता है, तब हम लोग विटामिन के प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर हम लोग फ्लैट सॉल्युबल विटामिन यूज़ करते हैं जो आपके सिंथेसिस करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। आपके क्लॉटिंग फैक्टर होंगे क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10। ये सारे सिंथेसिस आपका विटामिन के करता है, जिससे कोगुलेशन रिएक्शन अगर होती है आपकी बॉडी में। जैसे रिएक्शन होगी आपका जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसके सोर्स है नेचुरल सोर्स विटामिन K1 का प्लांट होता है, विटामिन K2 का बैक्टीरिया होता है, सिंथेटिक में आप विटामिन K3 को करोगे। इंडिकेशन क्या है, जब आपकी बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज़ की दवा चल रही है तब आपको विटामिन के की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसकी वजह से विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं हो पाता आपकी बॉडी में, या फिर आपकी बॉडी में लीवर ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर लीवर में जॉइंटिस है तो माल एब्जॉर्प्शन होगा, इसकी वजह से आपको बाहर से विटामिन के देना पड़ेगा। या फिर ओवरडोज हो गया एंटीकोगुलेंट का, तो आपकी बॉडी कोगुलेशन करेगी ही नहीं, इसके लिए आपको एंटीडोट की ज़रूरत होगी, वो एंटीडोट आपका विटामिन के ही देगा। या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन के तो है लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, तो वो यूज़ कैसे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको विटामिन के बाहर से देना पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत ही कम है, जब आप ओरल एडमिनिस्टर दोगे तब आपको वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन लार्जली अगर आप देखोगे तो इसके लास्ट डोज पे आपको देखने को मिलेगा, वैसे इसका कोई खास नहीं है। इसके मेन आपका प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ पहला आपका आता है फाइटोमेडियोन के लिए, ये आपका नेचुरल पाया जाता है और ये आपका वर्क करता है विदिन ऑफ 12 आवर्स। इसको हम लोग रूट सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस दे सकते हैं, ऑल्सो बाई ओरल रूट को हम लोग दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जब हम लोग देते हैं तो इसमें मेन हमको पहले फ्लश करना होता है, उसके बाद हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। इसका इंजेक्शन जो रहेगा वो आपका 10 mg/ml पे रहेगा अगर आप IM दे रहे हैं। फिर आपका आएगा मेनाडियोन सोडियम डाइफॉस्फेट, जो आपका वाटर सॉल्युबल है, ये आपका सिंथेटिक रहेगा विटामिन के का। इसमें आप 5 से 40 mg डोज पे दे सकते हो, इसका भी आपका सेम रहेगा, बट फर्क कितना है, इसमें आपका सबक्यूटेनियस नहीं रहेगा, मतलब कि पहले वाले में इंट्रावस्कुलर रहेगा, मस्कुलर रहेगा, सबक्यूटेनियस रहेगा और ओरल रहेगा। बस इसमें आपका सब रहेगा लेकिन सबक्यूटेनियस नहीं रहेगा, मतलब कि आप IV दे सकते हो, IM दे सकते हो और ओरल दे सकते हो। इसमें 24 घंटे लगेंगे मतलब कि आपके विटामिन के को वर्क करने के लिए। इसका डोज हमेशा याद रखना 5 से 40 है। अगर मॉडरेट डोज है तब ये आपको कॉज कर सकता है हीमोलिटिक अनीमिया। अदर ड्रग्स में आपकी ये सारी ड्रग्स आती हैं, इसमें आप देखोगे कि जैसे कि फिब्रिनोजन है तो ये आपका सॉल्युबल कंपोनेंट है किसका, ह्यूमन प्लाज्मा का, और ये आपका फिब्रिन बनाता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोगुलेंट में आपके काम आते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके मतलब जो आपका फैक्टर 8 है उसके वर्क करने के लिए रहता है, जिससे होल ब्लड डोनर जो है, जो हीमोफीलिया पेशेंट उनमें जाए और ब्लीडिंग्स को उस टाइम पे रोक सके। अगर ब्लीडिंग को नहीं रोकेगा तो ऑफकोर्स ये बात है तो हम लोगों को और कोगुलेंट्स को देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका आता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ये वो एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है उसकी कोगुलेशन एबिलिटी को और घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये आपको डिज़ोल्व नहीं, मतलब दे डू नॉट डिज़ोल्व क्लॉट एंड हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट। ये चाहते हैं कि कोई भी क्लॉट ना बने और जो क्लॉट बनता है उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। इसका क्लासिफिकेशन इंजेक्टेबल और ओरल में आता है। इंजेक्शन में आपकी सबसे मेन हेपेरिन होती है और कभी कभी एग्जाम में हेपेरिन अलग से पूछ लिया जाता है। ओरल में आपकी आती है वारफरिन सोडियम। इंजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हेपेरिन आपका एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट एजेंट है।
एक बारी हेपेरिन मुझे जैसे कि ड्रग प्रेजेंटेशन होता है ना, तो हर सेमेस्टर हम लोगों को ड्रग्स मिलती हैं। लाइक मेरे में तो 2 ड्रग प्रेजेंटेशन होता है हर सेमेस्टर पे, तो ड्रग मिलती है। तो सेम एस मुझे हेपेरिन ड्रग मिली थी और बाय लक हेपेरिन ड्रग मेरे इंटरनल एग्जाम में आ गई थी, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसीलिए मैंने कहना इससे आपको ये है कि असाइनमेंट जो आपको मिल रहे हैं ना, उसको एकदम ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब बना दिया, सिर्फ छाप दिया और सबमिट कर दिया। असाइनमेंट है उसको एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि वो असाइनमेंट आपका बहुत हेल्पफुल करता है। जैसे कि आपने एएचएन में कोई भी डिजीज़ कंडीशन ली, तो वो चीज़ आपकी हेल्प करती है ना एएचएन सब्जेक्ट्स में। अभी आप आई के लोगे तो वो चीज़ आपका हेल्प करेगा, आप ईएनटी लोगे वो आपका हेल्प करेगा ईयर के लिए, नोज़ के लिए, थ्रोट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हेपेरिन की, तो हेपेरिन आपका स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है और ये आपका नेचुरली पाया जाता है। आपका नेचुरल कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन ब्लड सेल्स में, मतलब कि आपके मेनली बेसोफिल्स में और मास्ट सेल्स में। ये आपका बनता कहाँ है? लीवर में बनता है और लंग में बनता है एनिमल्स के। ये आपका सिंथेटिकली अवेलेबल होता है, अगर मैन्युफैक्चर होगा तो हेपेरिन सोडियम में। इसको हम लोग हाई मॉलिक्यूलर या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के साथ देते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सबसे पहले जो हेपेरिन होता है वो बाइंड करता है आपके प्लाज्मा से। उसके बाद में जो आपका एंटीथ्रोम्बिन थर्ड होता है वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो एक्टिवेट करता है आपके कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को। हम लोगों को मेन काम क्या होता है कि उसको प्रिवेंट करें, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो उस चीज़ को रोक सकेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फिब्रिनोजन पे लगते हैं, जिससे हम लोगों का फिब्रिन नहीं बनता है। जब फिब्रिन नहीं बनता तो आगे चल के क्लॉट भी नहीं हो पाता है। तो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट की कब आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब इंडिकेशंस क्या क्या है? जब आपकी बॉडी में अनस्टेबल एंजाइना होगा तब, डायलिसिस की कंडीशन में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में, या फिर आर्टेरियल या फिर वेनस में कोई भी थ्रोम्बोसिस है तब, और एंजियोप्लास्टी में। तो ये सारे इंडिकेशंस जब हम लोगों को एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत होती है। अब आएगा एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि ऐसा इसके वजह से आपको क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है। एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में फीवर, यूट्रिकेरिया या फिर आपको कोई एनाफाइलेटिक शॉक भी दे जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा एलर्जी कंडीशन में। फिर अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तब क्या मिलेगा? तब पेशेंट में आप देखोगे कि वो माइल्ड 2 से जो 5% पेशेंट होते हैं उनको हेपेरिन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। हैमरेज हो सकता है जीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट में। हेपेरिन अगर 6 महीने से ज़्यादा ले लिया आपने तो आपका हेयर लॉस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ट्रांसिएंट एलोपेशिया होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ, उन पेशेंट को नहीं देंगे जिनको एलर्जी है हेपेरिन से, मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी है। साथ में प्रेग्नेंट वुमेन में हम लोगों को कॉशन मेंटेन करना चाहिए, सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ओरल एंटीकोगुलेंट आप सैलिसाइक्लेट्स, पेनिसिलिन्स के साथ दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट आपका बहुत ही कम हो जाता है जब आप उसको नाइट्रोग्लिसरीन के साथ लेते हो, मतलब कि आपने उसी टाइम पे एंटीकोगुलेंट भी लिया है और नाइट्रोग्लिसरीन को भी लिया है। नेक्स्ट आपका डोज आता है, आपकी बुक में डोज थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा, लेकिन जो मैंने लिखा वो एकदम सिंपल है। मतलब कि जब आप एडल्ट को डीवीटी हुआ है तब आप सबक्यूटेनियस दे रहे हो, जिसमें 5000 यूनिट लोगे। ये आपका एवरी 8 to 12 आवर्स पे रहेगा। चाइल्ड में अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है तो हम लोग आईवी बोलस देंगे, जो कि 75 यूनिट्स पर केजी रहेगा। इसी तरीके से आप देखोगे पीडियाट्रिक डोज में आपके बोलस रहेगा 50 केजी पे, ठीक है। इसमें क्या आपका डिफ़िकल्ट करके दे रखा, लेकिन आप इस तरीके से एज अ ईजी डिवाइड करके डोज दे सकते हैं। फिर एट लास्ट आप मेंशन करेंगे रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स आपको क्लियर है, रोल ऑफ नर्स में क्या लिखते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, वो सारे पॉइंट्स को आपको खुद से लिखना है। फिर आपका आता है ओरल एंटीकोगुलेंट। अगर मैं बात करूँ ओरल एंटीकोगुलेंट की, तो ये एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के का, क्योंकि विटामिन के कोगुलेंट कर रहा है तो हम लोग एंटीकोगुलेंट ले रहे हो तो एंटागोनिस्ट तो होगा ही। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसके डेरिवेटिव्स के, तो ये पहली चीज़ तो इन विंट्रो और इन विवोस की एक्टिविटी बहुत ही सही होती है। ये इनडायरेक्टली बस इनहिबिट करता है, जैसे भी करके उसका मेन काम क्या होता है कि डेफिशिएंस करो विटामिन के को, विटामिन की एक्टिविटी रिड्यूस करो, उसको अवेलेबिलिटी डिक्रीज करो, कैसे भी करके विटामिन के कम हो और ये कोगुलेट ना हो पाए। तो जब कोगुलेट नहीं हो पाएगा तो एंटीकोगुलेंट का काम अपने आप होगा। इसमें मेन आपका वारफारिन आता है, वारफारिन आपका एक इंपॉर्टेंट में आता है। तो कभी भी पूछा जाए कि वारफारिन क्यों यूज़ करते, तो वारफारिन हम लोग पेन द केस
ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी आर्टरल फिब्रिलेशन, या फिर कोई भी इनहिबिट करना होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, या फिर हम लोगों को पेशेंट में देखना होता है कि कौन से डिजीज़ कंडीशन को रिड्यूस आउट करना है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आपको कोई स्किन रिएक्शन, एलोपेशिया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। कॉशन आपको मेंटेन करना होगा प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन में। डोज इसका सेम एज रहेगा, आप इसको 4 से 7 दिन के ड्यूरेशन पे वारफारिन सोडियम को प्रोवाइड करोगे। ये आपके हाफ लाइफ मतलब कि 36 टू 44 आवर्स पे आपको ये प्रोवाइड करना होता है। इसमें मेन आपका डोज रहता है 1 से 10 mg पर डे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है कि इसका विटामिन के का रिडक्शन हो। इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम एज वैसे ही रहते हैं। रोल ऑफ नट्स आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एंटीकोगुलेंट अगर आप सैलिसाइक्लेट पेनिसिलिन के साथ दे रहे हो, ये कंबाइन करके एक्सेसिव ब्लीडिंग करता है आपकी बॉडी में। और अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन के साथ ले रहे हो तो ये डिक्रीज करता है एंटीकोगुलेशन को। और अगर आप सिमेटेडीन के साथ ले रहे हो या फिर आप एरिथ्रोमाइसिन, ग्लूकागॉन के साथ ले रहे हो तो ये वारफारिन इंक्रीज कर देता है ब्लीडिंग को। कंबाइंड ड्रग के साथ और भी इफेक्टिव वर्क कर सकता है। अगर आप एंटी फंगल या एरिथ्रोमाइसिन या फेनिटोइन या फिर रिफाइनपेंसिन के साथ लोगे तो ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को भी अल्टर करेंगे आपकी बॉडी में। तो ये था आपका कोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट। आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स को, हिमैटेनिक्स को और ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया को। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।